मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए कि कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। सबको नमस्ते और थैंक यू वेरी मच कि आपने ज्वाइन किया। मेरा दिल की आवाज 48th एपिसोड है आज। और मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं तुमसा नहीं देखा फिल्म पे बात करूंगा। तुमसा नहीं देखा एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत ही एपिक फिल्म है हमारे हिंदी फिल्म के पूरी जर्नी के लिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है हमारी फिल्म जर्नी के लिए, तो मैंने उसको चुना आज बात करने के लिए। दो तीन रीजंस हैं इसके पीछे। पहला तो ये है कि जो तुमसा नहीं देखा है वो 1957 की फिल्म है, और 1957 में तीन ऐसे डायरेक्टर्स थे जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। पहली फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी। एक ऑब्वियसली नासिर हुसैन, जिनके ऊपर मैं अब बात कर रहा हूँ आज। नासिर हुसैन थे जो तुमसा नहीं देखा जिन्होंने डायरेक्ट की थी। दूसरे जिन्होंने 1957 में अपना करियर स्टार्ट किया था, वो दूसरे आदमी जो करियर स्टार्ट करने वाले 57 में थे, वो थे विजयानंद। उन्होंने विजयानंद ने स्टार्ट किया था अपना करियर 9-2-11 के साथ। तो 9-2-11 विजयानंद नंबर 2 डायरेक्टर इन 57 जिन्होंने अपना डेमो किया। तीसरे डायरेक्टर जिन्होंने शुरू किया था 1957 में, उनका नाम था ऋषिकेश मुखर्जी। ये तीसरे डायरेक्टर थे जिन्होंने 1957 में अपना करियर स्टार्ट किया। ये तीनों डेब्यू डायरेक्टर्स 1957 के बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने फिल्मों में कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके अलावा अगर आप 1957 को स्टडी करेंगे तो आपको दिखेगा कि 1957 में मदर इंडिया या नौ नया दौर या प्यासा या दो आंखें बारह हाथ, इस तरह की बहुत सारी एपिक फिल्म्स बनी थी उस साल। पेइंग गेस्ट भी उस साल बनी थी। अब ये फिल्मों के साथ साथ मुसाफिर ऋषिकेश मुखर्जी की, इस तरह की फिल्में बनी जब उस साल में, तो उस साल में एक तरह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एक मोड़ दिया है विद ऑल दीज एपिक फिल्म्स जो कि हम बाद में कंसिडर करते हैं एज क्लासिक्स वगैरह। तो उन्हीं के दौरान हमको मिलती है अपने तुमसा नहीं देखा। तुमसा नहीं देखा पर मैं बातें कर रहा हूँ। तुमसा नहीं देखा का जो क्रेडिट है ना, अगर आप इसके क्रेडिट को पढ़ते हैं तो क्रेडिट बताते हैं कि इसकी सिनेमाटोग्राफी मार्शल ब्रगेंजा ने की थी। मार्शल ब्रगेंजा फिल्मिस्तान के रेगुलर सिनेमाटोग्राफर थे। ये फिल्मिस्तान की फिल्म थी। फिल्मिस्तान में उस समय एस मुखर्जी का बोलबाला था, और एस मुखर्जी ही इसको कंट्रोल करते थे, यानी शशधर मुखर्जी इसको कंट्रोल करते थे। और शशधर मुखर्जी के लिए ये पॉपुलर था कि वो टैलेंट हंटिंग में उनके जैसा कोई नहीं था। उनको मार्केट भी पता थी, इंडस्ट्री भी पता थी, टैलेंट भी पता थे। बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, बहुत लोगों को उन्होंने ब्रेक्स दिए हैं अपनी जिंदगी में। शशधर मुखर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन जो पैसा था फिल्म के अंदर, यानी कि फंडिंग फिल्मिस्तान के अंदर जो होती थी, वो तोलाराम जलान करते थे। सारी की सारी फंडिंग तोलाराम जलान ही करते थे। तो जहां तोलाराम जलान पैसा लगाना चाहते थे वहां लगाते थे, जहां उनका दिल नहीं करता था वो नहीं लगाते थे पैसा। सो दिस वाज द वे इट वाज इन फिल्मिस्तान। सो मार्शल ब्रगांजा ने सिनेमाटोग्राफी की थी। तुमसा नहीं देखा के लिए शशधर मुखर्जी ने ही कहा था कि
ओपी नैयर को ले लिया जाए। तो नैयर का म्यूजिक ले लिया गया था, और इसमें फिर जीएस कोहली नैयर साहब के असिस्टेंट थे। गाने वगैरह तो हम सुन ही रहे हैं, और मजरू साहब से गाने लिखवाए गए थे। अब मजरू साहब का किस्सा यहाँ पर ये है कि एक गाना इस फिल्म का जो है, वो टाइटल सॉन्ग यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, वो साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ है। लेकिन फिल्म में कहीं भी साहिर लुधियानवी का क्रेडिट नहीं है। अगर आप फिल्म टाइटल्स देखेंगे तो फिल्म टाइटल्स में ओपी नैयर म्यूजिक डायरेक्टर का नाम आता है, उसके बाद आता है मजरू सुल्तानपुरी, उसके बाद आता है डायरेक्टेड बाय नासिर हुसैन। साहिर का नाम फिल्म में कहीं भी नहीं आता। अब वो ठीक है कि साहिर और ओपी नैयर के अंदर वो एक टिफ हो गई थी कि उन्होंने भी कह दिया था कि मैं साहिर के साथ काम नहीं करूंगा, वो प्यासा वाले इंसिडेंट के बाद। तो ये उस फिल्म में से आती है जब साहिर ने एक गाना तो लिख दिया था, लेकिन उसके बाद साहिर से बाकी गाने नहीं लिखवाए गए। नहीं तो लिखवाए गए, लेकिन उसके अलावा उसको क्रेडिट भी नहीं दिया गया, ये भी नहीं कहा गया कि ये गाना साहिर का है। ये उसको फिल्म के ट्रैक पे, रादर की फिल्म के स्क्रीन के ऊपर कहीं भी उनका टाइटल नहीं है। तो ये बड़ी एक ऑड सी चीज नजर आती है इस फिल्म में, कि क्यों साहिर को क्रेडिट नहीं दिया गया, बट नहीं दिया गया। और ये जो टाइटल सॉन्ग है, ये टाइटल सॉन्ग, आइए इसको टाइटल सॉन्ग को थोड़ा सुनते हैं। मस्त गाना है, साहिर का लिखा हुआ, ओपी नैयर का म्यूजिक, हम सब जानते हैं इस गाने को। बहुत ही पॉपुलर और मधुर गाना है सुनने में, ब्यूटीफुल ओपी नैयर कॉम्पोजिशन। आइए इसको थोड़ा सुनते हैं, फिर आगे बात यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा। ये बड़ा लीट मोटिव सा थीम म्यूजिक है जो गाने के बाद माउथ ऑर्गन पे बजता है, और ये सारी फिल्म में बजता है, होल फिल्म में कई गानों के साथ ही बजता है। खैर, मैंने आपको बताया कि साहिर को इसमें क्रेडिट नहीं दिया गया था, और ये एक ही गाना है जो साहिर ने लिखा हुआ है। और इसके बाद फिर बाकी के सारे गाने मजरू के हैं, और मजरू को रिप्लेस कर दिया गया। एंड देन इट वाज डन अकॉर्डिंग टू वॉट एवर दे वांटेड। मैं आपको ये बताऊं कि जो नासिर हुसैन थे वैसे ओरिजिनली भोपाल से थे, और उनका भी वही किस्सा था कि उनके भी जो फादर थे, उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली कह दिया था कि तुमने फिल्मों में इन्वॉल्व नहीं होना, अगर ये काम करोगे तो हमारी फैमिली से तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन भाग के बॉम्बे आ गए थे, और बॉम्बे आके वो वही फिल्मिस्तान के अली बली अजीब अलग अलग काम करने लगे थे फिल्मिस्तान में। एक मिनट रुक जी, अभी आता हूँ आपके पास। अब उन्होंने हर किस्म का काम किया फिल्मिस्तान के लिए। फिर क्योंकि उनको लिखने का शौक था, राइटर तो थे वो पहले से, तो उन्होंने फिर लिखना शुरू किया, और मुखर्जी ने उनको अपने फिल्मिस्तान में एज अ राइटर या डायलॉग राइटर, फिर कमर जलालाबादी के साथ उनको अटैच कर दिया थोड़े दिन के लिए, कि वो हिंदी राइटिंग करें जरा ठीक से। और फिर वो उनको बता दिया गया कि तुम लिखना शुरू करो। अब वो इन्वॉल्व हो गए थे सजदर मुखर्जी के साथ। मुनीम जी में भी उन्होंने एज अ राइटर और डायलॉग राइटर काम किया है, स्क्रीन प्ले भी, और पेइंग गेस्ट में भी काम किया है। अब पेइंग गेस्ट और मुनीम जी दोनों भी सजदर मुखर्जी की प्रोडक्शन में फिल्मिस्तान की फिल्में थी। और उसके बाद उनकी डायरेक्शन सजदर मुखर्जी के छोटे भाई सुबोध मुखर्जी कर रहे थे। सुबोध मुखर्जी के साथ इनका बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप थी, नासिर हुसैन की बहुत क्लोज। दे वर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। और सुबोध मुखर्जी अपना हर काम इनके थ्रू करवाते थे, और बिल्कुल पूरी तरह से इनको असिस्टेंट अपना डायरेक्शन में भी, फिल्म मेकिंग में भी बना लिया था। तो जो भी नासिर हुसैन ने सीखा है वो सारा कुछ सजदर मुखर्जी के थ्रू सीखा, और सुबोध मुखर्जी के थ्रू। मुनीम जी और पेइंग गेस्ट उनके लिए एकदम यूं कहा जाए कि ट्रेनिंग ग्राउंड बने हुए थे। आपको एक और बात बताता हूँ कि मुनीम जी के शूटिंग के दौरान 55 में वो
जो उस फिल्मिस्तान के डांसर्स हुआ करते थे उन दिनों में, जो डांसिंग का पार्टिसिपेशन करते थे ग्रुप के अंदर, उनमें एक कैथोलिक क्रिश्चियन लड़की थी जिसका नाम था मार्गरेट फ्रांसिस लुइस। उस मार्गरेट फ्रांसिस लुइस के साथ नासिर हुसैन साहब की मोहब्बत हो गई। और नासिर हुसैन पर्सनली अपनी लाइफ में बहुत फ्लैम्बॉयंट आदमी थे। इंग्लिश फिल्मों से बहुत इम्प्रेस्ड थे, वेस्टर्न मूवीज से। एल्विस प्रेस्ली, जेम्स डीन उनके बड़े फेवरेट हुआ करते थे। और वो उसी तरह से फिर अपने को ड्रेसअप भी करते थे, और उन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीद ली थी। फिर वो मोटरसाइकिल पर मार्गरेट को घुमाने ले जाया करते थे, तो पूरे फिल्मिस्तान स्टूडियो में ये मोटरसाइकिल की जोड़ी के हिसाब से फेमस हो गए। और जो सुबोध मुखर्जी थे वो क्या करते थे कि जब भी सेट पर लाइटिंग करनी होती थी कि अभी हीरो हीरोइन ने आना है और हमको अभी सेट पे लाइटिंग करनी है, अब लाइटिंग करने में उन दिनों में घंटा 1.5 घंटा लग जाया करता था स्टूडियो में। तो वो सेट की लाइटिंग करते समय जो उनको प्रॉप्स यूज करने पड़ते थे कैमरा सेटअप करने के लिए, तो नासिर हुसैन और मार्गरेट फ्रांसिस लुइस को इकट्ठा करके बोलते थे तुम लोग रोमांटिक करो हीरो हीरोइन की तरह, और मैं तुम्हारे ऊपर लाइटिंग सेट करके और उसी के ऊपर मैं अपना कैमरा प्लेसमेंट करूंगा। दिस इज हाउ ही गॉट इन्वॉल्व। और फिर उन्होंने मार्गरेट से शादी कर ली, और शादी करके फिर उनका नाम आयशा रख दिया गया, आयशा खान। तो ये वही आयशा खान है जो कि मंसूर अली खान की माँ हैं, जो कि बाद में डायरेक्टर बने थे, नासिर हुसैन की वाइफ। दो ही बच्चे थे इनके, नुजहत और मंसूर। तो ये दो बच्चे ही हैं। नुजहत का बेटा है इमरान खान, जो कि एक्टर बना है फिल्मों में। ये वो ट्रेडिशन और फैमिली चल रही है। ये नासिर हुसैन साहब की पर्सनल बात बताइए आपको। मैं उनके इन्फ्लुएंसेस पे आता हूँ। अरूप जी, आपने हाथ उठाया था, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। वैसे आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं। जी, मैं सिर्फ वो लीड मोटिव की बात जो आपने की ना, हारमोनिका की, इज बेसिकली द ट्यून ऑफ जवानी आई मस्त मस्त बिन पिए इन अ डिफरेंट बीट। दैट्स व्हाट आई बिल्कुल। वांटेड टू से। या बिल्कुल बिल्कुल, सारी फिल्म में यही चलता है, सारी फिल्म में ये वो ट्यून चलती है। बिल्कुल। अब नैयर साहब तो नैयर साहब थे और उन्होंने कमाल करना ही था। वैसे आपको मैंने यूं तो हमने लाख हसीस देखे हैं सुनाया है, उसमें जवानियां ये मस्त का थोड़ा सा बीट का सुनाया है। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है कि आशा भोसले की आवाज में भी थोड़ा सा पीस है फिल्म के अंदर, यही गाना। आइए उसको सुनते हैं, फिर आगे बात करता हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा पीस है, लेकिन वो इसके साथ अटैच्ड है, जवानिया के हारमोनिका के साथ। सुनिए, इसको भी सुनिए, आइए। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, वो तुम सा नहीं देखा। ये आशा भोसले का टुकड़ा था फिल्म के अंदर, जो अमिता परफॉर्म कर रही है। नासिर हुसैन जो थे ना, इनका, जैसे मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट टाइम जब डायरेक्टर बनना चाहते थे और इन्होंने फिल्म साइन की थी, तो तुमसा नहीं देखा के लिए उन्होंने मुनीम जी और पेइंग गेस्ट के बाद देवानंद को साइन कर लिया था कि मैं देवानंद के साथ ही फिल्म बनाना चाहता हूँ। और देवानंद भी बहुत इम्प्रेस थे नासिर हुसैन से, उनको भी पता था राइटर है, असिस्टेंट है, उन्होंने भी उसको साइन कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि तब तक तोलाराम जलान के साथ अमिता की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी थी। अमिता, आपको पता है कि वो एक छोटा सा रोल उन्होंने प्राण के साथ को स्टार बन के मुनीम जी में एक्ट किया था। और उसी तरह से फिल्मिस्तान की एक और फिल्म बनी थी जिसमें अमिता ने पार्टिसिपेट किया था। तो तोलाराम जलान और अमिता के बीच इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो तोलाराम जलान ने कहा कि मेरी हीरोइन सिर्फ अमिता होगी। तो जब ये मेरी हीरोइन सिर्फ अमिता की बात हुई, तो देवानंद ने मना कर दिया कि मैं अमिता के साथ काम नहीं करूंगा। मैं टॉप हीरो हूँ, मेरे साथ हर हीरोइन काम करने को तैयार होगी। मैं उसके साथ काम कैसे करूं जो मेरे साथ फिल्म के अंदर एक एक्स्ट्रा या साइड हीरोइन का काम कर रही थी। ये तो ये तो पब्लिकली बात बताई गई कि ऐसा हो गया। लेकिन रियलिटी ये थी कि पता चल गया था कि इस फिल्म के अंदर जो सारा पैसा, कॉस्ट्यूम, सब कुछ लगेगा वो अमिता के ऊपर लगेगा। अमिता को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, सेट पर अमिता मैडम मैडम बन जाएंगी।
तो देवानंद ने कहा कि मैं उस एटमोस्फेयर में काम नहीं कर सकता। सो देवानंद रिफ्यूज टू एक्ट इन दिस मूवी, एंड नासिर हुसैन वॉज नाउ इन ट्रबल। इसलिए कि उनको एक फ्लैम्बॉयंट हीरो की जरूरत थी इस रोल के लिए। लकी, हैप्पी गो लकी टाइप का हीरो, जिसके अंदर स्टाइल होना चाहिए, फैशन होना चाहिए, वो विटी होगा, हीरोइन के साथ कॉन्स्टेंटली उसकी विट वॉर चलती रहेगी, और वो आई डोंट केयर टाइप के एटीट्यूड के साथ वो फिल्म में एक्ट करेगा। अब इस रोल के अंदर सिवाय देवानंद को और किसी के फिट वो कर नहीं सकते थे, और उनको बड़ी मुश्किल हो गई कि मैं इसमें किसको हीरो लूं। सो एट दैट टाइम अगेन शशधर मुखर्जी टोल्ड हिम टेक शम्मी कपूर। और शम्मी कपूर का तब तक ही हैड 19 फ्लॉप्स। उन्होंने 19 फिल्मों में काम किया था, और 19 की 19 फिल्में फ्लॉप थी। उनको कहा जाता था कि ही इज अ बैड कॉपी ऑफ हिज ब्रदर राज कपूर। वो पेंसिल टाइप की उनकी पतली पतली मूछें थी, और गानों में एक्ट करते समय वो बहुत ज्यादा ऑड और स्टिफ हुआ करते थे। तो नासिर हुसैन वॉज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट कि ये आदमी काम कर सकेगा। बट ही सेड, शशधर मुखर्जी ने उनको कहा कि जाओ उनको मिल के आओ। गीता बाली, उनकी शादी हो चुकी थी तब तक, तो गीता बाली और शम्मी कपूर को कहानी सुनाओ, देखो कैसा लगता है उनको। गीता बाली से कहो कि तुम एक्ट कर लो फिल्म में, तो देखो शम्मी कपूर मानता है कि नहीं मानता। एनीवे, नासिर हुसैन तो एस मुखर्जी की बात को टाल नहीं सकते थे। वो गए कहानी सुनाने के लिए, तो गीता बाली ने कह दिया कि इसमें मेरा तो कोई काम है नहीं, इसको आप शम्मी से साइन करवा लीजिए। शम्मी कपूर ने कहा ठीक है, आई विल डू इट। लेकिन उसको जो प्रिपेयर किया है रोल के लिए, कि तुमको किस तरह से अपने आप को जेम्स डीन और एल्विस प्रेस्ली की तरह ढालना है, वो सारा काम गीता बाली ने किया है। गीता ट्रेन्ड हिम कि तुझको यूं अपने आप को शेड करना है, ये तुमको एक्ट करना है, इस तरह से तुमको फ्री होना है, ताकि तुम्हारे लिम्स, हाथ पांव जैसे हिलना चाहते हैं वैसे हिले। इनको रोको मत, रिस्ट्रेन नहीं करो, म्यूजिक की बीट तुम्हारे अंदर है, उसको करो। वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ शमा परवाना, जो कि सुरैया और शम्मी कपूर की फिल्म थी, और उसके बारे में मैंने पहले बात की हुई है जब मैंने आपको हुस्न भगत राम के साथ सुरैया का प्रोग्राम दिया था। तब उस फिल्म के दौरान सुरैया ने पहली बार शम्मी कपूर को समझाया था कि तुम जब गाना गाते हो तो एक्सप्रेसिव कैसे होना है, कि फेस को एक्सप्रेसिव रखो, बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्रेसिव रखो, ताकि लगे कि तुम एज अ मैन, एज अ हीरो ऑन स्क्रीन गा रहे हो। ये ना लगे कि कोई प्लेबैक ही गा रहा है और तुम खड़े हुए हो। तो ये सुरैया ने शम्मी कपूर को समझाया था। ये शम्मी कपूर ने खुद अपनी एक छोटी सी यूट्यूब के लोड किए हुए स्टोरीज में बताया है खुद, कि मुझे सुरैया ने पहली बार ये बताया था शमा परवाना के दौरान। सो सुरैया एक्चुअली गिव हिम द फर्स्ट ट्रेनिंग और हाउ टू इमोट ऑन स्क्रीन। इसके बाद उसको ट्रेनिंग देनी शुरू की थी गीता बाली ने। अब इसकी थोड़ी सी झलक, शम्मी कपूर के इस रूप की थोड़ी सी झलक आपको हम सब चोर हैं में नजर आती है, जो कि एक साल पहले 56 में बन चुकी थी। वो नलिनी जयवंत के साथ उनकी फिल्म है, जिसमें आई एस जौहर की डायरेक्शन है, वो आई एस जौहर की स्टोरी है। उसमें आपको दिखेगा वो मिस्टर बेन जो इशारा तो समझो वगैरह के अंदर, तेरे आगे बोलना दुश्वार हो गया। आपको याद होंगे वो गाना, या कि आपने स्क्रीन में देखे होंगे तो याद आ जाएगा आपको। वहां पर शम्मी कपूर का थोड़ा सा फ्री दिखता है उनका, कि ही इज कमिंग आउट ऑफ हिज शैडो ऑफ द ओल्ड शम्मी कपूर। तो उसको पूरी तरह से तुमसा नहीं देखा में ढाला गया। तो when he came onto the sets and he started acting, then Nasir Hussain realized कि I can work with him, and he did it. नासिर हुसैन जो थे ना, उनके अंदर जो प्राइमरी इन्फ्लुएंसेस हैं ना उनके, वो इन्फ्लुएंसेस या तो पीएल संतोषी के दिखते हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनको वैसी फिल्में अच्छी लगती थी जो संतोषी बनाते थे, सरगम, शहनाई वगैरह टाइप की फिल्में, बिकॉज वो फ्री विली फिल्में थी। और फिर उनको नजर आता है कि उनके ऊपर रूप के शोरी का इन्फ्लुएंस था। वो एक थी लड़की टाइप का, जो मोतीलाल का कैरेक्टर है, अगर आप उसको देखेंगे तो उस टाइप का उनके ऊपर एक इन्फ्लुएंस था नासिर हुसैन के ऊपर। और फिर आई एस जोहर का था, फिर सुबोध मुखर्जी का था, क्योंकि मुनीम जी और पेइंग गेस्ट आप देखते हैं तो हीरो जो है उसका बड़ा फ्री हीरो है, अपने अलग स्टाइल से, अलग तरीके से अपने आप को पेश करता है वो। और उसके बाद फिर एस मुखर्जी का तो इन्फ्लुएंस उनके ऊपर था ही बहुत मेजर। तो ये ये इनको, नासिर हुसैन को ट्यून अप या टोन अप करने में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगती है।
नासिर हुसैन ने एक अपने इंटरव्यू में बाद में कहा था कि मैं किसी किस्म का कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल करेक्टनेस इन द सोसाइटी ये करने के लिए फिल्म में नहीं आया था, क्योंकि मुझे मुखर्जी ने बड़ी क्लियरली कहा था कि फिल्मों का काम है पब्लिक को एंटरटेन करना, और वो एंटरटेनमेंट जो है वो ऑल इंडिया एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, वो सिर्फ किसी एक रीजन की एंटरटेनमेंट नहीं हो सकती। यू कैन नॉट एंटरटेन पीपल ओनली इन बंगाल और पीपल ओनली इन मद्रास और पीपल ओनली इन गुजरात, इट डजंट हैपन। तुमको ऑल इंडिया एंटरटेन करना है तो तुमको इस तरह के कैरेक्टर, इस तरह की फिल्में, म्यूजिक, ये तुमको करना होगा। सो नासिर हुसैन लर्नड हिज क्राफ्ट फ्रॉम शशधर मुखर्जी, ये कहा जा सकता है। मैं शशधर मुखर्जी के ऊपर 1 मिनट बाद आता हूँ, पहले गाना सुन लेते हैं एक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट गाना सुनते हैं, आइए। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देख मलोगे रूठ के हमसे हाँ। हाय ये रफी साहब का हाय बिल्कुल दिल लेने वाला हाय है, एकदम दिल निचोड़ के निकाल देता है जब रफी साहब हाय करते हैं तो। कमाल का काम है उनका। ये जो मैं आपसे बता रहा था, पहले उसको खत्म खत्म कर ले कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर बाकी बातों पे आता हूँ। आपको पता है कि सारी जिंदगी नासिर हुसैन ने बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में हमको दी हैं। उनका जो करियर ग्राफ है आप सब जानते हैं। आप जानते हैं कि बहारों के सपने के अलावा उन्होंने उस दौर में कोई भी फिल्म ऐसी नहीं दी थी जो कि गोल्डन जुबली हिट नहीं हुई थी। तो तुमसा नहीं देखा से शुरू होकर फिर दिल दे के देखो, और फिर आपको पता है बाकी जब प्यार किससे होता है और तीसरी मंजिल, एंड देन अगली इनकी बाकी की फिल्में जितनी भी हैं बहुत सुपरहिट फिल्में हैं। प्यार का मौसम, फिर वही दिल आया हूँ, सब सुपरहिट फिल्में हैं। इन्होंने एक फॉर्मूला सेटअप कर लिया था स्टोरी का, उसी स्टोरी को फॉलो करते थे। वैसे वो स्टोरी आइडिया भी जो था वो रंजन का था, जो एक्टर थे ना रंजन, जो स्वशबकलिंग हीरो हमारे हुआ करते थे, उनका एक स्टोरी आइडिया था जिस पर उन्होंने मुनीम जी को बेस किया था। उसी स्टोरी आइडिया को घुमा फिरा कर फिर नासिर हुसैन ने अपनी स्टोरी बनाकर बहुत सारी फिल्मों में यूज किया एज अ फॉर्मूला। मेनी फिल्म ही मेड, 6 फिल्म ही मेड ऑन द सेम फॉर्मूला स्टोरी। एनीवे, जब यादों की बारात की गोल्डन जुबली हो रही थी और गोल्डन जुबली की सेलिब्रेशन की पार्टी दी गई थी यादों की बारात की, तो चीफ गेस्ट के हिसाब से उस सेलिब्रेशन पार्टी में शशधर मुखर्जी को बुलाया गया था। ही वॉज ऑनर्ड एज चीफ गेस्ट ड्यूरिंग द यादों की बारात गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। और उस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में जहां पर 500 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, स्टेज पर आकर नासिर हुसैन ने कहा था कि ये मेरे गुरु हैं, मैंने जो भी कुछ सीखा है इनसे ही सीखा है, और ये ऐसे वैसे गुरु नहीं थे। इन्होंने मुझे लात भी मारी, घूंसे भी मारे, थप्पड़ भी मारे, और मैं शायद उसके काबिल था या लायक था कि मुझे ये सब कि इसी तरह से सिखाया जाए। मगर सब कुछ जो मैंने सीखा है मैंने इन गुरु से सीखा है। इनका नाम शशधर मुखर्जी है। What a glowing tribute he paid to his guru, Sashdar Mukherjee. It was fantastic. It was fantastic. अब जिस तरह से नैयर साहब को फ्री हैंड दे दिया गया था कि आप म्यूजिक कंपोज करिए और अपने तरह से करिए, जो आपको करना है वैसा ही करिए। और किस हुमी वलन की बात किस चीज पे हो रही है? सॉरी। किसी ने गाने में पूछा था हारमोनिका किसने बजाया, मैंने उसका अच्छा जवाब अच्छा, दिया। हारमोनिका होमी मुलैन ने बजाया। थैंक जी यू फॉर लेटिंग जी। अस, थैंक यू फॉर लेटिंग अस, थैंक यू। खैर, ये नैयर साहब को फ्री हैंड दे दिया गया था कि आपको अपना ट्यूनिंग करनी है और गाने बनवाने हैं। नैयर साहब ने रफी साहब से इस तरह के थोड़े से फ्री विलिंग गाने पहले गवा लिए थे काफी फिल्मों में। फ्रॉम आर पार ऑनवर्ड्स ही वॉज डूइंग दिस टाइप ऑफ
एक्सपेरिमेंट विद मोहम्मद रफ़ी, एंड रफ़ी साहब विद नैयर बिकेम वेरी पॉपुलर। और फिर ये तो उनको एक शम्मी कपूर के रूप में बिल्कुल ही, क्या कहा जाए उसको, कि एक वो मिल गया जिसको कि देख कर उनको पता था कि अब वी कैन क्रिएट द मूड ऑफ रोमांस। और ये जो रोमांस था ना, ये नासिर हुसैन के अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। वो रोमांस ही प्रेजेंट करते थे, और रोमांस प्रेजेंट करने में ही उनको लगता था कि मुझे अपना काम करना है। इसके अलावा एक बात और थी कि नासिर हुसैन वॉज प्योरली एन एंटरटेनर, कि मुझको एंटरटेनमेंट करनी है। उनके डायलॉग्स बहुत विटी होते थे। कोई भी फिल्म आप उठा लीजिए जिसमें उनके डायलॉग लिखे हुए होंगे, उनके लिखे होते थे डायलॉग्स। कोई भी आप फिल्म उठा लीजिए जहां पर थोड़ी सी नोक झोंक होती है, थोड़ी छेड़छाड़ होती है, उसमें डायलॉग सुनकर आपको मजा आ जाएगा। इतने कमाल के डायलॉग्स होते थे इनके, नासिर हुसैन साहब के। ही वॉज अ मास्टर एट इट। अब इस फिल्म में, अब आप सोचेंगे कि क्या बात है, ये देखिए 1957 की फिल्म है। इसमें जब हीरो इंट्रोड्यूस होता है, उनको पता है कि मुझे एक नए रूप में शम्मी कपूर को प्रेजेंट करना है। तो फिल्म के अंदर जब हीरो का पहला सीन आता है ना, जब इंट्रोड्यूस होता है, तो उसके पाँव और उसकी टांगे और उसके जूते दिखते हैं आपको। वो वॉक करके आ रहा है, म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है, और उस वॉक के साथ साथ आपको उसके पाँव के साथ दिखता है लिल्ट। फिर वो यूं घूमता है उल्टा, और कैमरे में अभी भी उसके पैर ही हैं। और फिर कैमरा ऊपर को उठता है तो आपको वो शम्मी कपूर दिखता है, जो कि अब बिना मूछ के, छोटे बालों वाला, स्कार्फ गले में लगाए हुए, ऑलमोस्ट अ कॉपी ऑफ देवानंद, उस तरह का एक आपको शम्मी कपूर दिखाई देता है उस सीन के अंदर। अब ये आप सोचिए कि आज जितनी फिल्में बनती हैं, सब में हीरो की इंट्रोडक्शन उसके पैरों से ही होती है। कि पहले उसके पैर दिखाएंगे, टांगे दिखाएंगे कि कोई आ रहा है, फिर दिखाएंगे कि वो हीरो है। वो इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए वही स्टाइल आज भी फॉलो होता है। मुझे नहीं पता कि किस किस ने नासिर हुसैन को इसके लिए क्रेडिट दिया है कि नहीं दिया, बट दिस इज द स्टाइल दैट इज फॉलोड इवन टुडे। दैट इज व्हाट नासिर हुसैन स्टार्टेड प्रेजेंटिंग टू अस। हम लोग जो है ना, फिल्म अप्रिशिएट करने वाले जो क्राउड है ना, पब्लिक, हम नासिर हुसैन को या एंटरटेनर्स को सीरियसली लेते ही नहीं हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि हम सुबोध मुखर्जी पे कोई बात करें, जिसने मुनीम जी, पेइंग गेस्ट, लव मैरिज, जंगली, इस तरह की सुपर हिट फिल्में दी हैं, सारी जिंदगी दी हैं। हम कभी सुबोध मुखर्जी पे बात नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए वो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। हम बात करेंगे कि हमको सिर्फ महबूब खान की बात करनी है, या हमको सिर्फ राज कपूर की या बिमल रॉय की। यू सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड, cinema is not only that cinema, that is the other part of the cinema also. The cinema has its purpose of entertainment as well. वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको सोशल नॉर्म्स या करेक्टनेस ऑफ द सोसाइटी ही सिखाना का काम हो, वो आपको एंटरटेन भी तो करता है ना। एंटरटेन करना भी तो सिनेमा का काम है ना। तो ये जो नासिर हुसैन का काम है ना, ये यही है कि वो एंटरटेन करने में बहुत ही माहिर हो गए थे। तो शम्मी कपूर का वो सीन जिससे वो इंट्रोड्यूस होते हैं, आइए वो गाना सुन लेते हैं। हमने उसके लीड मोटिव की ऑलरेडी बात की है। लेट्स लिसन टू दैट सॉन्ग। जवानियां ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियां ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें। दूर की निगाह के गुनाहगार हो लिए। मजरू सुल्तानपुरी। आप उनका कॉन्सेप्ट देखिए, कैसी पोइट्री को पेश करते हैं आपके सामने। मैं ही लड़कियों को ताड़ रहा हूँ या लड़कियों को देख रहा हूँ या ये एक इम्पैक्ट दे रहे हैं। और कहते क्या है मजरू साहब, कि दूर की निगाह के गुनाहगार हो लिए, दीवाने हम थे प्यार के, तो दूर की निगाह के गुनहगार हो लिए। Majru was fantastic in his presentation of thought and
वर्ड्स, ही वाज अनपैरेलल्ड। रफी साहब और शम्मी कपूर। अब इसके पहले आपको रफी और शम्मी कपूर की मॉड्यूलेशन में कहीं पर कोई चीज याद आती है? हालांकि शम्मी कपूर के लिए रफी साहब ने इसके पहले गाने गाए थे, और मैंने आपको शमा परवाना के सारे गाने सुनाए थे। अब शमा परवाना को सुनकर आप कह सकते हैं कि रफी साहब सिर्फ शम्मी के लिए ही गा रहे हैं ये गाने? नहीं कह सकते। सो अब आपको ये समझ में आता है कि शम्मी कपूर के ऊपर रफी साहब ने उनके स्टाइल के हिसाब से गाना शुरू नहीं किया था, बल्कि शम्मी कपूर ने रफी साहब के स्टाइल में अपने आप को ढालना शुरू किया था। ये आपको इस गाने इसको देखकर, इस फिल्म के गानों को सुनकर समझ आएगा कि व्हेन रफी साहब मेड अ स्टाइल ऑफ सिंगिंग। अब जवानिया ये मस्त मस्त के अंदर जब वो अपनी एक्सप्रेशन डालते हैं एक एक वर्ड के ऊपर, तो आप देखेंगे कि कुछ वर्ड वो उस तरह प्रोनाउंस करते हैं जैसे कि वो जॉनी वॉकर के लिए किया करते थे। फिर से सुनिएगा इस गाने को। वो कुछ गान वर्ड्स को ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं जैसे वो जॉनी वॉकर के लिए किया करते हैं, और बाकी वो रोमांटिक जैसे करते थे, वो रोमांस के लिए किया करते थे, वैसे ही किया करते हैं। जैसे ओपी नैयर के लिए हमेशा ही वो रोमांटिक गाने करते थे, चाहे वो मिस्टर एंड मिसेस 55 के गाने हो या आर पार के गाने हो। आप जरा उनको देखिएगा, उनके वॉइस मॉड्यूलेशन को। उस वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर शम्मी कपूर ने अपने आप को फिट किया था, अपने आप को हिलाना डुलाना शुरू किया था, अपने लिम्स को हिलाना शुरू किया था। उतना नहीं जितना कि फिर उन्होंने अगली फिल्म दिल दे के देखो में 2 साल बाद किया था। लेकिन इस फिल्म से ये शुरू हो चुके थे कि मुझको ये करना है। और हीरो जो है यहाँ पर वो फ्री विलिंग रोमांटिक हीरो है, जो कि हीरोइन के साथ छेड़छाड़ नोक झोंक करता रहता है ऑल थ्रू। और उसका एक ही पर्पस होता है कि मुझे अपने आप को करेक्ट प्रूव करना है, अपने फुट पे स्टैंडिंग करनी है। जिस काम के लिए वो निकला है, उसका एक बाप है, बाप से वो बिछड़ा हुआ है, वो सारी बातें हैं कहानी में। लेकिन वो फिर उस चीज के अलावा उसका कोई ये नहीं है कि दुनिया को सच्चाई सिखानी है या मॉरल सिखाना है या विधवा विवाह करवाना है या कुछ ऐसा, कोई मॉरल नहीं है। उसका एक ही पर्पस है फिल्म में, वो एंटरटेनमेंट है, और वो एंटरटेनमेंट थ्रू रोमांस। तो अगर हम जैसे लोगों के लिए जिनके दिल में कुछ भी है रोमांस, तो हमारे लिए तो ये फिर तुम सा नहीं देखा बिकम्स वन ऑफ दोज फिल्म्स व्हिच वी लव टू वॉच, which we love to watch it because it gave the freedom to the hero in the films. अब ये उन दिनों में this was only possible with Devanand, and after Devanand you can say the blessing came in the form of Shami Kapoor. And Shami Kapoor was made in this film. शमी कपूर 2-4 बार ये बात कह चुका है कि पृथ्वीराज कपूर ने मुझे पैदा किया था, पर नासिर हुसैन ने मेरे को फिल्मों में पैदा किया है। ये शमी कपूर कह चुके हैं 2-1 बार, एंड ही इज प्रॉब्ली राइट अबाउट इट, बिकॉज यही हुआ था। और उनकी जो स्टाइल है ना, जैसे मैंने आपको बताया है, सारे स्टाइल के पीछे उनके 100% आपको गीता बाली की कंट्रीब्यूशन नजर आती है। कि गीता बाली मेड हिम डू व्हाट ही हैड टू डू, एंड शी ट्यून्ड एंड what would you say formulated शम्मी कपूर the way he was। तो हमने ज्यादातर गाने सुन लिए हैं। अगला गाना एक और सुन लेते हैं, आइए, छुपने वाले सामने आ। इसको भी सुनते हैं, बहुत ही प्यारा गाना है, एक और डुएट रफी और आशा का। ओपी नैयर का मस्त 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 म्यूजिक है। आइए सुनते हैं इस गाने को। छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन, कब तलक छुपेगी ये तो बता। ओ छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन, कब तलक छुपेगी ये तो बता। छुपने वाले सामने आ, वाले सामने आ। What fantastic रफी ओपी नैयर impact this song is। अब ये गाना किसी हीरो को दिया जाए, उसको कहा जाए कि तूने इस पे परफॉर्म करना है, तो कोई विरला हीरो ही होगा जिसको यूज नहीं कर पाएगा अपने एडवांटेज के लिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और अगर आप इसको नोटिस करेंगे फिल्मों की, मैंने आपको 1957 की हिस्ट्री और डायरेक्टर्स के बारे में बताया था, तो आप देखिए कि कितने हीरोज इसके बाद हुए हैं, कितने हीरोज हुए हैं इसके बाद।
जो बिल्कुल इसी तरह रफी साहब की इस वॉइस मॉड्यूलेशन को यूज करके जिन्होंने अपनी जिंदगी को, अपने करियर को बनाया है। कितने हीरोज हुए हैं इस तरह। सिर्फ शम्मी कपूर ही नहीं है, शम्मी कपूर ने तो फिर इसको अपने एडवांटेज में यूज किया ही था। और दिल दे के देखो के साथ तो उनका बिल्कुल बैठ गया था कि एकदम यही होगा शम्मी कपूर आज के बाद। लेकिन दूसरे कितने हीरोज हैं, चाहे वो जॉय मुखर्जी हो, चाहे वो विश्वजीत हो, चाहे वो फिर शशि कपूर भी क्यों ना हो, चाहे वो कितने हीरोज, और जितेंद्र हैं, कितने हीरोज हैं जिन्होंने बिल्कुल इसी रफी साहब की आवाज की मॉड्यूलेशन को यूज करके अपने करियर को, अपनी जिंदगी को बनाया है। कितने हीरोज हैं। अब ये बड़ी मजे की बात है कि शम्मी कपूर ने अपने आप को रफी साहब की वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ इस तरह ढाल लिया था। और पंजाबियत तो वहां पर एब्सोल्युटली एपरेंट थी ही, क्योंकि नैयर साहब के अंदर पंजाबी ट्यून्स तो उनके अंदर, हर ट्यून में उनके पंजाब दिखता ही था। उनकी तो कॉम्पोजिशन ही पूरी पंजाब की कॉम्पोजिशन ही होती थी नैयर साहब की। रफी साहब के गाने में भी पंजाबियत पूरी ही 100% झलकती थी। और फिर शम्मी कपूर के अंदर भी पंजाबियत झलकती थी। अनअबैश्ड पंजाबी तरीका था उनका बनाने का। तो ये इनकी बड़ी अजीब सी एक कॉम्बो कॉम्बो थी, जो कि एकदम बैठ गई फिल्मों के अंदर पैट। उसी चीज को यूज किया है नासिर हुसैन ने, और फिर उन्होंने फर्दर किया है हर जगह अपनी इसी चीज को। अब इस फिल्म में दो बातें बताऊं आपको। एक तो आपने, मैंने अभी वो आशा भोसले वाला आपको सुनाया था टुकड़ा, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं का। उस फिल्म में यस, ऋषि कपूर भी, एक ही बात आपने ठीक कहा, ऋषि कपूर ऑल्सो वॉज इन द सेम सेम थ्रेड। अब वो यूं तो हमने लाख हसीन देखे हैं के अंदर, फिल्म के सीन के अंदर उस गाने पर पियानो बजा रहे हैं प्राण साहब। यू कैन सी प्राण प्लेइंग पियानो फॉर दिस सॉन्ग, यूं तो हमने लाख हसीन देखे हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन। एक आपको और बताऊं, इस फिल्म में हीरो और हीरोइन जो मिलते हैं आपस में, तो वो पहली बार एक दूसरे के साथ मिलते हैं रेलवे की टिकट काउंटर के ऊपर। अब आपको याद होगा कि वो रेलवे टिकट काउंटर का फेमस सीन तीसरी मंजिल का भी है ना, वो भी लिखा हुआ है नासिर हुसैन का। बिल्कुल उसी तरह आपको दिखेगा तुमसा नहीं देखा में, पहली बार हीरो और हीरोइन टकराते हैं रेलवे के काउंटर के ऊपर, और फिर एक ही डब्बे में दोनों अंदर दाखिल हो जाते हैं, और फिर डब्बे में जो होता है वही होता है जो तीसरी मंजिल में भी होता है। तो इसी तरह से वो अपने स्टोरी कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, और आइडियाज उनके वही रहते हैं, उसको वो चेंज नहीं करते हैं खास। उसी तरह से प्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह से प्रेजेंट करते हुए वो सक्सेसफुल होते रहे, फिल्म आफ्टर फिल्म आफ्टर फिल्म आफ्टर फिल्म। Yes, very correct. They are repeat of the same stories. It's probably 6 films made on the same story thread. एक ही तरह की स्टोरी वो निकालते थे, उसी स्टोरी पे वो फिल्म बनाते थे। मगर वो मजे की बात तो ये थी कि सारी की सारी फिल्में भी हिट थी ना। सब की सब जो उन्होंने स्टोरी को रिपीट करके बनाई है ना। एक ही फिल्म जो उन्होंने लीग से हट के बनाई थी, बहारों के सपने, वो फ्लॉप हो गई। वो भी उनकी अपनी लिखी हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं ये सीरियस फिल्में नहीं बनाने वाला इसके बाद। आई वुड रादर गो बैक टू एंटरटेनिंग पीपल देन मेकिंग ऑल दी सीरियस फिल्म्स। और जो ये मेल स्टोरी है ना, जहां पर आदमी मेल जो है, फ्री विलिंग तो है, इसमें कोई सेंस नहीं है। फ्री विलिंग है, इसमें कोई सेंस नहीं है। लेकिन इसी तरह से जैसे कि कोई लड़का है, अपने घर से निकला है कोई काम करने के लिए, उसको कुछ रिवर्स करके इन्होंने कैरावान में प्रेजेंट किया था, जिसमें एक लड़की है जो कि अपने घर से भागती है क्योंकि उसको लगता है उसका मर्डर होने वाला है। और फिर वो उस ट्रुप के साथ छुप जाती है, बैठ जाती है। और दूसरी चीज इनके अंदर क्या आती है कि हर फिल्म में ये यूज करते हैं कि जो कैरेक्टर है लड़के का, हीरो का, वो अपने आप को इनकॉग्निटो करता है, मतलब अपने आप को कैमोफ्लाउज करता है, अपने रूप को चेंज करता है, मेकअप्स बना बना के दूसरी, किसी में वो पगड़ी बना के मूछ वूछ लगा के आएगा, कभी कुछ कभी कुछ। उसी तरह से उन्होंने उसमें दिखाया है कि आशा पारिक जो है वो अपने आप को चेंज करती है, और वो गांव वाली नाचने वाली बन जाती है, ट्रूप वाली, इंस्टेड ऑफ हर सिटी ब्रेड। ये बड़ी अजीब वो एक उनकी थ्रेड है फिल्मों में जो आपको दिखाई देती है, नासिर हुसैन की स्टोरी राइटिंग। कॉन्सेप्ट जो उनके हैं बड़े क्लियरली वो प्रेजेंट करते हैं। एक और चीज बड़ी अजीब है जिसको वो प्रेजेंट करते हैं कि शहर जो है ना, सिटी, वो करप्ट करती है। ये आप देखेंगे, वो हमेशा यही दिखाते हैं कि नासिर हुसैन साहब की जो शहर होता है, जो सिटी होती है, वो करप्ट करती है।
वो गांव और अंदर पहाड़ी जगह और छोटे छोटे शहर और छोटे गांव और ये सब चीजें उनके लिए बड़ी फेवरेट थी। वहां पर सब चीज महफूज रहती है, लोग अच्छे रहते हैं। शहर जाओगे तो तुम बिगड़ जाओगे, तुम करप्ट हो जाओगे। ये उनके अंदर एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है उनके दिमाग में। तो आशा पारेख जब शहर से दूर होती है कारवां में, तब वो ठीक और सुरक्षित रहती है, क्योंकि शहर जाएगी तो उसका मर्डर हो जाएगा। उसी तरह से आप अगर तुमसा नहीं देखा देखोगे, तो उसमें जब अमिता कहती है कि मुझको अपनी सहेली के पता नहीं शादी या किसके लिए शहर जाना है, तो उसका जो फादर है बीएम व्यास एक्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मुझे शहर से डर लगता है, शहर लोगों को बिगाड़ देता है, करप्ट कर देता है। बहुत बुरा है शहर। तो ये शहर की तरफ एक उनका जो था ना, बड़ा अजीब सा वो था कि ये शहर जो है वो सबको बिगाड़ देता है, करप्ट कर देता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक थ्रेड की तरह नासिर हुसैन की फिल्मों में चलते हैं, एक के बाद एक सारी फिल्मों में। बट वट एवर यू से, नासिर हुसैन साहब की फिल्मों में, जो कि उन्होंने शशिधर मुखर्जी से सीखा था, कि म्यूजिक हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इन्होंने ये दो फिल्में फिर वही दिल लाया हूँ और तुमसा नहीं देखा ओपी नैयर के साथ की थी। फिर उन्होंने उषा खन्ना के साथ एक फिल्म की थी, दिल दे के देखो। फिर शंकर जयकिशन के साथ एक फिल्म की थी, जब प्यार किसी से होता है। पर इन्होंने उसके बाद 9 फिल्में आर डी बर्मन के साथ की। 9 फिल्म्स ही हैज डन विद आर डी बर्मन। फिर आर डी बर्मन के साथ इनका ऐसा बैठ गया कि इन्होंने चेंज नहीं किया। और मजरू के साथ तो इनका पक्का था कि हर फिल्म में सिर्फ मजरू ही गाने लिखेंगे, और कोई नहीं देखेगा, देख के गाने नहीं लिखेगा। ये मजरू के साथ इनका पक्का बैठा था। और मजरू साहब डिड फैंटास्टिक जॉब विद ऑल ऑफ हिज फिल्म्स। तो नैयर साहब के साथ 2 फिल्में और बाकी की सारी बाकियों के साथ, जैसा मैंने आपको बताया है, ये इनका करियर ग्राफ में नासिर हुसैन का पर्टिकुलरली ये था। तुमसा नहीं देखा, वन मोर टाइम। मैं बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट सॉन्ग, इस चीज को मैं फिर रिपीट करता हूँ कि बीइंग अ 1957 फिल्म एंड कंपीटिंग विद ऑल दोज क्लासिक्स जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया था, चाहे मदर इंडिया थी या दो आंखें बारह हाथ थी या प्यासा थी या जो भी उसके समय नया दौर थी, वो सारा का सारा जो टाइम था ना, उसके साथ compete करके जो तुमसा नहीं देखा स्टैंड आउट करती है एज एन एंटरटेनर। अब 9-2-11 में भी ये एक सोशल मैसेज है। दो आंखें बारह हाथ में तो है ही, मदर इंडिया में भी है, प्यासा में भी है। लेकिन 9-2-11 एक ऐसी फिल्म है जिसमें ये सोशल मैसेज नहीं है। So, number one, Vijayanand got rid of all of these problems and he wrote a pure, simple story, entertaining film. उसी तरह से नासिर हुसैन in 57 writes तुमसा नहीं देखा. So this is where 1957 stands out and तुमसा नहीं देखा becomes one of the lead films of its kind, जो कि हमको उसके बाद उसकी बहुत सारी उसी टाइप की फिल्में। अब नासिर हुसैन साहब ने तो अपनी स्टोरी को 6 बार रिपीट किया ही है, लेकिन इसी कहानी को रिपीट करके पता नहीं कितने और प्रोड्यूसर्स ने कितनी फिल्में बनाई हैं। और उनके ऊपर अगर हम जाना शुरू करेंगे और मैं आपको एक के बाद एक फिल्में गिनाना शुरू करूंगा कि ये देखिए इतना सा टुकड़ा इन्होंने यहाँ से उठाया, उतना टुकड़ा इस फिल्म ने उठाया, इतना यहाँ से उठाया, यू विल हैव समथिंग लाइक 100-150 फिल्म्स दैट हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम नासिर हुसैन टाइप ऑफ स्टोरी एंड प्रेजेंटेशन, और उसी तरह से उन्होंने फिल्म बनाई हुई। नैयर साहब और उनका पंजाब। आइए इस गाने को सुनते हैं जिसमें सारा पंजाब उतार के रख दिया है नैयर ने भांगड़े में। तालियों क्लैपिंग का बीट दी हुई है सारे गाने के अंदर, और क्लैप बीट के साथ आपको वो पूरा गाना प्रेजेंट करते हैं नैयर साहब अपना। एब्सोल्युटली टोटल पंजाब भांगड़ा बीट जो उस गाने पे उन्होंने यूज की है। और मजरू साहब के वर्ड्स को नोटिस करिएगा, इसके अंदर बड़े मजे का वर्ड्स हैं। ये आपका गाना है, सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल। क्या कहते हैं इसमें मजरू साहब? कहते हैं, देख रहा हूं तेरी नजर अपनी नजर तक आई हुई। अब ये देखिए, मैं देख रहा हूं कि तू मुझे देख रही है ना? ये है ना इसका बेसिक। तो ये, यस यू आर करेक्ट, मजरू वॉज नॉट इन जब प्यार किससे होता, दैट इज बिकॉज शंकर जयकिशन वांटेड ओनली हसरत एंड शैलेंद्र। यू आर करेक्ट, तो दैट कॉम्बिनेशन वाज डिफरेंट। अब ये जो लाइन है, देख रहा हूं तेरी नजर अपनी नजर तक आई हुई, देखिए कैसे मजरू अपने वर्ड्स को और थॉट को प्रेजेंट करते हैं। और उसी तरह से वो कहती है अपनी
इस गाने में सर पर टोपी में, चुराऊं मैं दिल तेरा, जिगर भी नहीं मेरा, उम्र भी नहीं मेरी। जो चुराऊं मैं दिल तेरा, जिगर भी नहीं मेरा, उम्र भी नहीं मेरी, है ना। फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट। और उसी तरह इस गाने में फिर वो यूज करते हैं, रही ये आरज़ू सनम, रही ये आरज़ू सनम, तेरा रूप लेके हम शराबी से झूमते। ये आरज़ू रही कि तेरा रूप लेके हम शराबी से झूमते। देखिए मजरू साहब के कॉन्सेप्ट और उनके पोइट्री को, एब्सोल्युटली स्टनिंग वर्क दैट मजरू डिड। आइए सर पर टोपी सुनते हैं पंजाबी क्लैपिंग के साथ, एंजॉय करते हैं गाने को। आइए। सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रूमाल हो तेरा क्या कहना। सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रूमाल हो तेरा क्या कहना। ओए गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। ऐसे जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, दाऊद साहब ने शुरू की जो बात, ये नैयर साहब ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो हमने ये घोड़ों गाड़ी का म्यूजिक सीखा था, ये हमने पंकज मलिक को सुनकर ही सीखा था। तो पंकज मलिक इस काम मामले में तो नैयर साहब ने उनको क्रेडिट दिया है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आरसी बोराल ने ये सबसे पहले शायद ट्राई किया था ऑन स्क्रीन फिल्मी गानों के लिए। और नैयर साहब ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं पूरी तरह से पंजाब में रसा बचा था, क्योंकि मैं पंजाबी ही हूँ और मैं लाहौर से ही गाने देता आया था। लेकिन फिल्मों में गाने देने का जो पूरा टेक्निक है वो मैंने सिर्फ बंगालियों से सीखा है। चाहे वो पंकज मलिक थे और चाहे वो अनिल बिस्वास थे, मैंने इन्हीं लोगों से सीखा है जो कि फिल्मों में म्यूजिक कैसे देना है, अपने उस पंजाबी म्यूजिक को फिल्मी म्यूजिक में कैसे डालना है। तो वो बहुत बड़ा क्रेडिट देते थे अनिल बिस्वास को भी और पंकज मलिक को भी। नैयर साहब, टू सेट दिस रिकॉर्ड राइट, दिस इज व्हाट नैयर साहब यूज्ड टू से। खैर, ये क्लैपिंग वाला गाना था, पूरा का पूरा पंजाबी भांगड़े के ऊपर बेस्ड, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि नैयर साहब ने इसमें हॉर्स बीट वाला गाना भी दिया ही हुआ है, जो हमने अभी सुना था थोड़ी देर बाद। और अब ये बताइए कि अगर एक औरत, लड़की, कोई भी जो गाना गा रही होगी, अगर वो इस एक्सप्रेशन को कहती है कि रही आरज़ू सनम, तेरा रूप लेकर हम शराबी से झूमते, बताइए ये हाउ ब्यूटीफुल द एक्सप्रेशन इज दैट मजरू साहब हैज पुट इन अ फीमेल्स वॉइस सेइंग दिस एक्सप्रेशन। क्या कमाल है इस पोइट्री की और इस एक्सप्रेशन की, जो उस रूप की तारीफ कर रही है जो मेल है उसके सामने। हालांकि आदमी तो हमेशा ही रूप की तारीफ करता है फीमेल की, लेकिन यहाँ वो लड़की कह रही है कि तेरा रूप लेकर हम, ये मेरी आरजू रही, शराबी से झूमते। फैंटास्टिक लिरिक्स बाय मजनू, फैंटास्टिक और ब्यूटीफुल। और खैर नैयर साहब का तो कमाल था ही इसके अंदर। यस, यू राइट, तुमसा नहीं देखा और नया दौर एक ही साल में थे और नैयर साहब का ही म्यूजिक था। और ये उनका दोनों फिल्मों में नया दौर भी और तुमसा नहीं देखा इन 57 वो बिग हिट्स ऑफ नैयर साहब। एट दैट टाइम, जो 1957 तक आते आते, नैयर हैड बिकम टॉप रेटेड एंड हाईएस्ट पेड म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। तो अब आपको पता है कि मुसाफिर खाना का फिल्म का म्यूजिक 55 में आ चुका था, और बहुत ही कमाल के गाने हैं उस फिल्म के। आई लव द म्यूजिक ऑफ मुसाफिर खाना, एवरी सॉन्ग आई लव। उस फिल्म के लिए उनको जो प्रोड्यूसर थे, सादिक डायरेक्टर थे, और जो प्रोड्यूसर थे फिल्म के, उन्होंने ला के उनको एक इम्पाला की गाड़ी प्रेजेंट की थी।
because the music sold so well and film was hit because of the music. The producer presented a Impala car, new Impala car to Nayyar साहब. तो नैयर साहब तो उन दिनों में अपने पोजीशन पर पहुंच ही चुके थे जहां पर उनको जाना था, और वो नंबर वन हो चुके थे. So this is what happened with Nayyar, and he was in his prime, you can say, during that era. और उनका म्यूजिक उस समय वैसा ही चल रहा था जो हमने अभी सुनसा नहीं देखा, न सुना. मैंने आपको नासिर हुसैन की कहानी बताई थोड़ी बहुत, जो कि फ्रॉम हिज बिगिनिंग टू हिज दिस फिल्म बताई आपको कि शशधर मुखर्जी का कैसा इन्फ्लुएंस रहा, सुबोध मुखर्जी का कैसा इन्फ्लुएंस रहा. And then what about the other writers that he was influenced by, and how he wanted to convey his story in a very flamboyant, westernized type of a romance that he always liked to present. ये उनकी फिल्मों का एक एक अंडरलाइंग थ्योरी थी जो हमेशा ही दिखती रहती थी, हमेशा ही चलती रहती थी. अब आप लोगों ने जो कुछ कहना हो, कोई कमेंट्स करने हो, कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो, तो प्लीज रेज योर हैंड एंड यू कैन टॉक टू मी. हाँ दाऊद साहब, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए. अनम्यूट कर लीजिए अपने आप. नहीं, अनम्यूट करिए, आप म्यूटेड हैं. अनम्यूट कर लीजिए. हाँ, अच्छा, अब बोलिए. ठीक। आवाज सुना रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है आवाज. जी, मैं तमिलनाडु का हूँ, तो मेरी मुझे ना हिंदी एक लफ्ज पता है या उर्दू घर में बात कर लेते हैं, लेकिन ना पढ़ना आता है ना बोलना आता है, तो मैं उर्दू इंग्लिश में मैं शिफ्ट कर लूंगा. You did mention that the Mukherjee brothers were very influential to Nasir Hussain. Then why did he make fun of those names in his other movies? That is one question. Second is, of late, Asha Bhosle was giving in interviews that Rafi Saab was not able to add any value to the songs. After hearing these songs, I don't know what to say. Whether our hearing is poor or Asha Bhosle's expertise is more, I don't understand. If you could throw some light on that, um, it will be appreciated. Thank you. दाऊद साहब, छोड़ दीजिए इस बात को. आशा भोसले को झूठ बोलने की बीमारी है. उसको जो दिल में आता है उल्टी सीधी बातें करती हैं, वो भी करती है, लता भी करती थी. सो ये बातें आप छोड़ दीजिए. आपके सामने इट इज इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू कैन लिसन टू द सॉन्ग्स एंड यू नो हु इज सिंगिंग, हाउ गुड एंड हाउ बैड. एंड इसमें कोई डाउट ही नहीं है दैट आशा डज नॉट मैच रफी. She does not match Rafi in these songs. In many songs that she has sung, she does not match Rafi. So you know what? She probably knows that people speak about her like this and she doesn't like it. So it's a counter that she's trying to present to think that ki history shayad main aise theek kar दूंगी. And that is what she's trying to do. So let's not get into it and forget about these things. Enjoy what we are listening to and don't bother about what these people say and what they want to talk. Right. I mean, if it is anybody else, that doesn't matter. But a lady who sang the maximum songs, the record holders, I mean, that is what hurting. The जाने second जाने thing दीजिए, जाने दी about जाने the दीजिए. Mukherjee brothers, why Nasir Hussain then Yes, made yes. fun of The their reason, names? yes, I you don't would say understand. that why would he say Sabodh Mukherjee, Prabodh Mukherjee in all his films and make fun of them? It was not because he wanted to make a fun of them. It was in his lighter vein that he knew that they are my dearest friends and I can take a liberty of making a character or a comedy character that can be used in this manner. We will all get an impression when we see the movie that there must be something wrong and he's trying to make fun of them and tease them or whatever. But no, Nasir Hussain had the closest relationship with Subodh Mukherjee all his life. He never had any problem. And he considered S. Mukherjee as his guru, as I told you. So there was no question about it that he was wanting to make fun, but he was using their names as for the sake of comedy, I guess, because he knew that I can take liberty with them. हाँ गुल्टू जी, आप कहिए, क्या कहेंगे, अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए. हेलो. हेलो. हाँ बताइए. हेलो. हाँ. अच्छा, there was the one movie of Nazir Hussain that is
बाहरों के सपने। दैट जी। इज वन मूवी आई रियली लाइक दैट मूवी। उसमें गाने भी बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे। बहुत अच्छे गाने थे। बट देन इट डिडंट डू वेल। सो व्हाट वाज द रीजन, यू डू यू थिंक और यू हैव हर्ड, कि व्हाई नासिर हुसैन वेंट उसके नॉर्मल रोड से बाहर गए वो बनाने के लिए? नहीं, वो बाहर गए ऐसा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने स्टोरी लिखी थी एंड ही वांटेड टू मेक अ स्टोरी बिकॉज ही हैड रिटन, ही वाज अ स्टोरी राइटर, एंड एज अ राइटर ही हाँ, रोट अ स्टोरी एंड ही वांटेड टू प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ अ फिल्म दैट वे। लेकिन वो फिल्म जो थी वो इवेंचुअली, इफ यू हैव सीन द फर्स्ट ओरिजिनल वर्जन जिसमें राजेश यस, खन्ना मर मर जाता है एंड में, तो वो यस, it was very depressing and sad. Even though the music हाँ, was super hit and the songs of the film was what drew people in the hall, but they were depressed and there was no repeat value. And that is when Nasir Hussain actually also changed the ending of the film. He made the ending करेक्ट। in a, introduced it in a color, and then he showed that the Rajesh Khanna जिंदा रहता है, मरता नहीं है, he is alive. So he changed the ending, but still it did not catch. और वो फिल्म चली नहीं उसके बाद। बट वो स्टोरी राइटर हैं तो उनके दिमाग में स्टोरीज तो आती होंगी, उनका दिल करता होगा दूसरी स्टोरी लिखने का। आई लाइक द स्टोरी, आई लाइक द मूवी ऑल्सो। नाउ दैट यू से रिपीट वैल्यू नहीं था, दैट मे बी अ बट, दैट मे हाँ, बी वन ऑफ द गाने रीजंस। उन दिनों में तो गाने सुन के लोग रिपीट करने फिल्म जाते थे ना, वही तो हिट करती है ना या, फिल्म। यस, दैट इज यस। व्हाट। थैंक यू सुधाकर जी सर। आप क्या कहेंगे, बताइए, बोलिए सुधाकर जी। Tisri Manzil, I heard, was to be done by Devanand. Eventually, the role यस, went to Shami Kapoor. What यस। went wrong between Devanand and Nasir Hussain? वो किसी एक पार्टी में कोई खिटपिट हो गई थी, छोड़िए उस बात को, दे वेंट रॉन्ग। एंड देवानंद के साथ वो फिल्म अनाउंस हो चुकी थी, एंड देन इट ऑब्वियसली वेंट बैक टू माय फेवरेट हीरो शम्मी कपूर, who would never say no to Nasir Hussain. So that is what was done, and film became a super hit. You know that it's a fantastic film. You love the direction of the movie done by Vijayanand, and you love the way the story, screenplay, dialogues have been written by Nasir Hussain. So enjoy the film. कहानियों को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। हाँ, जानिए बिल्कुल। नहीं। हाँ, अरुण जी आप क्या कहेंगे। 1957 में तुमसा नहीं देखा, ओपन एयर साहब ने म्यूजिक दिया था। तो बाद में 61 में जब प्यार किसी से होता के लिए शंकर जयकिशन को लिया। फिर 63 में फिर ओपन एयर को, फिर वही दिल है। तो कोई खास वजह है इसकी वजह से? वेल दैट वाज द दिलीप देवा। प्राइमरी बात ये थी कि नासिर हुसैन साहब जब फिल्म बना रहे थे और उनके ऊपर व्हेन ही वाज ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट हिज फिल्म्स, उनके ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूटर प्रेशर आया था कि ट्राई टू गेट शंकर जयकिशन, बिकॉज वो उस वक्त नंबर वन थे, एंड we would like to have a film in a little different mood than what the previous moods were. Like story was the same, but the song का mood change करने के लिए जब प्यार किससे होता है में शंकर जयकिशन को लिया गया था, and obviously शंकर जयकिशन was a massive super hit. लेकिन when he came back next time with फिर वही दिल लाया हूँ again, and because he took not Shami Kapoor or Devanand, but this time it was Joy Mukherjee, and he said, okay, let's go back to Upi Nayyar again. सुपर हिट गाने। I believe that I believe, I may be wrong, but I believe that Nasir Hussain was not very happy with this way Shankar Jaikishan dominated the way they composed the music. And Nasir Hussain की अपनी जो contribution थी towards the music was lesser in जब प्यार किससे होता है. So he went back to O.P. Nayyar, and then immediately from O.P. Nayyar he moved to R.D. Burman, and he never looked back. He never looked back. They had a very good tuning. R.D. Burman के साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। तो ये मेरे इवन ख्याल दो से बात है, लेकिन गाने सब हिट थे, चाहे वो जब प्यार किससे होता हो, चाहे PWD होता हो, सब हिट गाने थे, फैंटास्टिक ये तीसरी सॉन्ग्स। आर डी बर्मन के लिए शम्मी कपूर साहब ने रिकमेंड किया था ऐसा कुछ। R.D. बर्मन के लिए तो वो उसका हो गया था तीसरी मंजिल के टाइम में हो गया था ना। R.D. हाँ, बर्मन को हाँ। शम्मी कपूर ने रेकमेंड नहीं किया था, R.D. बर्मन को विजय ने रेकमेंड किया था। विजयानंद ने कमिट किया हुआ था कि हम R.D. बर्मन को एक बिग ब्रेक देंगे, और दैट वाज बिकॉज देवानंद वाज सपोज्ड टू बी द हीरो। दे सेड दैट वी विल गिव अ बिग ब्रेक टू R.D. बर्मन, सो नासिर हुसैन शुड कंसिडर R.D. बर्मन। नासिर हुसैन को R.D. बर्मन अच्छे लगे थे, बट शम्मी कपूर को डाउट था कि इफ आई शुड एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट, and that's when R.D. Burman played those. We all know that he played tunes and Shami Kapoor approved it, and that's how it all became. But R.D. became a regular with Nasir Hussain after that.
थैंक यू। हाँ जी, और कोई क्या कहना चाहते हैं? एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग? हाँ कहिए। हाँ ज्योति जी कहिए आप। I really enjoy your show. I've started joining it just lately now. आपने जो all these movies that you have taken, I just thought, I don't know whether you have done it, but I would love to hear about Sangam, अच्छा। if that is possible for you to do it. And one बहुत of हैवी, Rishikesh बहुत हैवी, Joshi, yeah, that हैवी फिल्म है ना शंकर, बहुत हैवी फिल्म है yes, संगम। that is very heavy film, yes. But there is so much of to talk about, I feel, because what you can see, is not what is actually happening in the movie. Is that there are a lot of contradictory things, that subjects that have been handled out over there. So I thought, if possible, I mean, I'm not insisting, but it would have been lovely to hear about Sangam also. मुझे actually my problem is this, that if a man finds in a cupboard that some letter has been written to his wife, I mean, Hmm. I don't find any reason कि after living so many years with a woman, you still have that thing in your mind that you're going back into her old days and creating a scene about it. I mean, I think that man is a Yeah, horrible yeah, human. That man is a horrible absolutely. human being. He does not Actually, deserve to that's what I be wanted. Yes, recognized. yes, yes. I don't Correct. believe I that felt he. I felt in this movie that Raj Kapoor was the first anti-hero of this movie. I felt, that सब कुछ आपको जान आपको ऐसे कभी लगा कभी का मुझे. कभी कभी का वो सीन याद है जब शशि कपूर कहता है डायलॉग में Hmm. राखी के बारे में कि कितने छोटे हैं हम कि हम ये सोच रहे हैं कि मेरी बीवी का कोई माजी रहा होगा। Yes, that's a You wonderful see, dialogue. Yes, and he says that she's such a beautiful woman. I believe that everybody in the college would have fallen flat for her. ये तो absolutely. देखिए, this is I that man is a very cheap man who thinks otherwise. I don't want Yeah, to I know. pay attention to those people at all. Like, So I understand. I understand. It's just that I wanted to say that Sangam, when people looked at it and felt that Raj Kapoor was a bhola bhala, it was not that way actually. Everything that he felt he did in this movie was सब जान के किया है ऐसे लगा मुझे. I mean, I felt that, looked at the movie in that manner. that is what my thought was. I have not touched. That is why I don't want to touch films like that, and No, I'm no not too issues. I into. mean, you also I thought now love the that music. I love the music of Sangam. I love every song. They're fantastic yes, songs. yes. But then I wouldn't like to revisit the film and see it again and all that. No, no, I I think it's understand. very But the heavy. only thing, now you said that you also had the same thought about Raj Kapoor. That's enough for me then. हाँ ठीक That's बात। really enough for me. Yeah. थैंक Thank यू, you so much. थैंक यू, Yes. थैंक यू Thank you. ज्योति Thank you. जी। Thank you. Yes. Yes. Yeah. हाँ सीता जी, आप क्या कहेंगी? कहिए सीता जी, यू कैन से। I had a question actually कि तुमसा नहीं देखा was like came to him at a moment when he had given up. He had a series of failures, and then this came as a kind of fresh air to prove his talent. And then he there was no failure of any of his films. That's what I heard. How true is this? No, no, there were many failures after that also. You can't say that Shami I Kapoor did see. not have failure. But the real thing But is this, that when he was talking about this and change of image and flamboyance and everything with Geeta Bali, the question that came up was that Aapka, you have flopped in 19 films and you have nothing to lose. So if this 20th film flops because you are trying to put up a different image in it, what do you lose? You have been a flop in 19, you will be flop in 20. So why don't you try it out? This was the argument. And then Geeta Bali worked on his style and everything, and it worked, and it proved to be a hit. yeah, I heard this also that the heroine was chosen to complement him in such a way that she can pull up his image. No, no, that is not So true. No, that is not true. The hero I was see. chosen to complement the heroine's image. Okay, okay, This is okay. why Devanand rejected the movie, because he knew that Tolaram Jalan wanted all importance to be given. Actually, Nasir Hussain had said in one of his interviews that the budget was so small, shoestring, very small budget that was given to me, and the money was all spent on Amita. For her dress, for her makeup, for everything, Amita, the money was spent. But on the all the film, there was no budget for the film. And that is why, after this film, Nasir Hussain did not work for Filmistan or for Tola Ram Jalan, and Sashtar Mukherjee also left Filmistan and he started his own Filmalaya.
They left Tolaram Jalan alone with Filmistan, and both of them left and they went to Filmalaya. That is where Dil De Ke Dekho is made by Filmalaya. That is Shasdar Mukherjee and Nasir Hussain, but it is not Tolaram Jalan. Okay. Okay, thank you. हाँ जी, और कोई क्या कहेंगे बताइए. Any more comments? तो हरदीप जी, we are waiting for your comments. सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल हरदीप जी. वंडरफुल प्रेजेंटेशन, Thank वेरी you, sir. नॉलेजेबल, इंक्लूड. Thank बट you, sir. यहाँ पे जो आपने बात कही है, मैं आपसे फिर एक बार पूछना चाहता हूँ भाई. ओपी नैयर, he did आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55 and CID, and then afterwards came तुम सा नहीं देखा हाँ जी, एंड नया दौर. उसके बीच हाँ में जी, जॉनी वॉकर की थोड़ी बहुत फिल्में भी आई हैं, जैसे वो क्या, जिसमें वो गाना था चोर लुटेरे डाकू, ऐसी फिल्में भी आई हैं. हाँ जी, ठीक बट है. जो रफी का इफेक्ट है, ये जो ओपिनियर ने दिया है, तो इट इज मच बेटर देन व्हाट नौशाद हैज गिवन टू रफी साहब. एंड सेकंड चावला आई फील कि भाई बर्मन दादा डिड मोर बेटर वर्क टू रिफाइन मोर रफी साहब. अब देखिए चावला साहब, आप मेरी हाँ जी. तरह की बात बोलेंगे ना तो लाखों दुश्मन हो जाएंगे आपके. मुझे 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 लोग कहते रहते हैं कि हाउ कैन यू से दैट नौशाद ने अच्छा नहीं किया, इसका मतलब आपको कोई अकल ही नहीं है. मैं मान लेता हूं कि मुझे कोई अकल नहीं है, सॉरी. क्या किया जा सकता है. लेकिन अगर इमोशन से आप बात करेंगे तो रफी और ओपी नैयर का काम तो बहुत सुपीरियर काम है. और बर्मन के साथ रफी का काम 57 की 9-2-11 के बाद ही शुरू होता है, या प्यासा के बाद शुरू होता है. 57 में ही शुरू होता है. लेकिन नैयर के साथ तो रफी का काम उससे पहले एस्टैब्लिश हो चुका था. तो नैयर ने तो वही रफी बात है ना साहब के साथ बहुत कि सारी फिल्में उसके पहले कर नौशाद had दी. a very peculiar type of classical music and हाँ, similar tunes mostly. नौशाद हैड अ And ओपन डिफरेंट. एयर ने उनको बहुत अलग तरीके से एक्सप्लॉइट किया है. हाँ, एंड नौशाद का एक बर्मन ने उसको डिफरेंट. हर टाइप के गाने दिए, एवरी बिल्कुल, वैरायटी ऑफ सॉन्ग. बिल्कुल ठीक कहा तो वो आपने फिर एकदम. वही चीज शंकर जयकिशन ने भी ज्यादा यूज की. बिल्कुल ठीक शंकर बात. जयकिशन ने रफी साहब को जितना एक्सप्लॉइट किया है, वो बर्मन से कम नहीं है. लेकिन बर्मन इज एक्सेप्शनल बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स. शंकर जयकिशन के नहीं, अभी वैरायटी ऑफ देखिए, सॉन्ग्स कम है. देखिए ऐसा है कि शंकर हाँ जयकिशन जी. ने रफी को जो एक्सप्लॉइट किया था, उसके साथ ही जो रफी साहब की इमेज उस वक्त पर आके नीचे ड्रॉप होनी शुरू हुई थी, उसमें शंकर जयकिशन का बहुत बड़ा हाथ था. बहुत बड़ा हाथ था. अब आप वो गाने ले लीजिए जो उन्होंने बाद में बनाए हैं रफी साहब के साथ शम्मी कपूर की फिल्मों के, चाहे वो जाने अनजाने हैं, या चाहे वो बदतमीज हैं, या चाहे वो और ऐसी छोटे न बाबू हैं. तो वो ऐसी गाने बनाए हैं उन्होंने कि वो गाने सुनकर आपको लगता नहीं है कि ये हाँ, वही शंकर बोरियत होती है जयकिशन, उससे. और दे आर नॉट द सेम सॉन्ग्स. सो रफी साहब के वो जो, इवन दो ये सच है कि शम्मी कपूर वॉज लूजिंग ग्राउंड, राजेंद्र कुमार वॉज ऑल्सो लूजिंग ग्राउंड, दिलीप कुमार वॉज ऑल्सो लूजिंग ग्राउंड, एंड एवरीबडीज वॉइस वॉज रफी साहब. तो अगर उस समय किसी ने रफी को संभाला था ना एक्चुअली, तो वो इश्क पर जोर नहीं और तलाश के गानों में बर्मन ने संभाला इन दैट हाँ. एरा. बाकियों ने तो उनको डुबाया ही यस. था उस समय. तो ये एक कंट्रीब्यूशन की अगर आप बात करते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल होता है. नौशाद वाज अ फैंटास्टिक म्यूजिक डायरेक्टर एंड बहुत अच्छे गाने दिए उन्होंने. सर, तो ये हम उस्ताद ने बहुत क्रिटिसाइज बढ़िया नहीं, गाने दिए. हम क्रिटिसाइज नहीं कर लेकिन सकते, सर पर जो सबका अपना बर्मन का अपना जो होता है. बर्मन की जो वैरायटी है वो नौशाद नहीं दे सका. हाँ, वो जो बर्मन की बर्मन की वैरायटी तो वैरायटी है, दैट नौशाद हैज नेवर गिवन. वो कोई नहीं दे सका कभी भी. कोई मैच नहीं कर वो सका, कोई कोई कभी कोई नहीं नहीं दे दे सका. कभी भी नहीं दे सका कोई भी. हाँ जी, और कोई क्या कहेंगे एनीवे सर, बताइए. बहुत बढ़िया रहा प्रोग्राम. लॉट ऑफ थैंक यू. नॉलेज, लॉट ऑफ एंड होप सो और प्रोग्राम अच्छे होंगे इससे भी बढ़िया. थैंक यू हरदीप जी, होपिंग. थैंक यू, थैंक यू. क्या अशरफ जी क्या कह रही हैं. आज आपने देख कसम से नहीं याद किया ये सॉन्ग, वो भी बहुत अच्छा सॉन्ग है. नहीं देख बजाया, कसम से, बिल्कुल देख बिल्कुल कसम बजाया, से. देख कसम से. बिल्कुल अच्छा. बजाया. बजाया हाँ, तो मैं मिस कर दी. तो आपने शायद लेट ज्वाइन किया होगा. देख कसम से मेरा 4 नंबर का गाना था, चौथे नंबर का गाना. ओके, मैं मिस कर दी.
मैंने That's a स्टार्ट good किया song. था आए हैं दूर से के साथ, आए हैं दूर से That मिलने I हजूर heard. से। Yeah. आई स्टार्टेड वेयर देयर, देन आई प्लेड यूं तो हमने लाख हसीन देखे हैं, देन आई प्लेड दी आशा भोसलेज यूं तो हमने लाख हसी, एंड देन आई प्लेड देख कसम से। That I heard all those songs, but I missed Dekh Kasam. हाँ, फिर उसके That's a बाद good मैंने song. देख कसम से बजाया था। एक्चुअली देख कसम से मैं जब भी गाना सुनता हूँ ना, तो मुझको लगता है कि ये गाना गीता दत्त के लिए बनाया गया था। ऑलवेज, हाँ, आई डोंट नो, समहाउ आई ऑलवेज फील, उस गाने को सुन के मुझे फील होता है कि ये गीता दत्त के लिए ही बनाया हुआ गाना है। बट एनीवे, many आई, opinions song you feel like it's for Geeta Datt. हाँ, ये Many of them. पर्टिकुलरली देख कसम से का तो स्टाइल ही वो है जो गीता दत्त का हुआ करता था। तो इट वाज लाइक अ गीता दत्त टाइप ऑफ अ सॉन्ग, बट एनीवे। And हाँ, L.C. Burman had a knack of getting good work from all the singers, but फ्रॉम Rafi एवरी took सिंगर, to या another ही level. गॉट द बेस्ट फ्रॉम Yes, एवरीबody। ही he न्यू got हाउ टू best गेट of द every बेस्ट। singer, but यस, Rafi यस, took us to another level. यस, यू आर राइट, बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। मनोज जी, आप क्या कहेंगे, बताइए। जी काफी अच्छा प्रोग्राम था एज ऑलवेज। एक रिक्वेस्ट थी, गाइड में शायद टोटल 13 सॉन्ग्स थे, तो हाँ जी, लास्ट फोर्टनाइट में जो गाइड का आपने एक सॉन्ग में किया था ना, वैसे आपको 12 सेशन और देने पड़ेंगे मेरे ख्याल से इन फ्यूचर, जब भी फुर्सत होगी। गाइड वॉज द बेस्ट आई बिलीव गाइड लास्ट तो टाइम का। करेंगे, जी, गाइड तो करेंगे ही करेंगे, और भी 13 करेंगे, फोर्टनाइट फॉर दैट। करेंगे ही, ओके सर, गाइड पर तो करेंगे। मनोज जी, जरूर करूंगा, गाइड पर तो और गाने करने ही इट हैं विल मेरे टेक को, 6 और भी मंथ्स फॉर यू। प्रोग्राम। गाइड जरूर, के तो जरूर। मेल और फीमेल सिंगर डिफरेंट कर सकते हैं. इट विल टेक We 6 मंथ्स। create all male songs and all female songs. All of them were great. थैंक यू, थैंक यू। हाँ, कहिए अरुण जी, क्या कहेंगे। सर, नासिर हुसैन के बारे में एक ऑब्जर्वेशन ये है कि एक्सेप्ट शम्मी कपूर और ऋषि कपूर, उन्होंने दोबारा कोई हीरोइन को दिया नहीं फिल्म। 3 फिल्में शम्मी कपूर के थे, 2 ऋषि कपूर के, बाकी सिंगल सिंगल ही थी, दोबारा चांस नहीं दिया। ठीक है, दैट्स पॉसिबल, ठीक है। ही ऑलवेज वांटेड टू ट्राई न्यू और वॉट एवर ही वांटेड टू डू, दैट इज ओके। हाँ, निरंजन जी, क्या कहेंगे, आप बताइए। पीयूष जी, मैं एक ट्रेंड के बारे में बताना चाहता हूँ। जब हीरो होते थे उस वक्त के, जैसे राज कपूर, शम्मी कपूर और देवानंद, दिलीप कुमार, वो सब किसी न किसी तरह से म्यूजिक डायरेक्टर को भी इन्फ्लुएंस करते थे। और शम्मी कपूर ने बताया था कि वो कश्मीर की कली के एक गाने में उन्होंने ओपी नैयर को एक लाइन 3-4 बार, 5-6 बार रिपीट करने को वो बोल गए थे, तो उन्होंने कर दिया था। तो इसीलिए वो देर वर सम हीरोज, दे वर वेरी मच म्यूजिकली inclined people. They used to be always in the recording session, and they used to give suggestion also. So that point I would like to point out. Thank you. ठीक, ठीक बात, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ज्योति जी, आपने कुछ कहना है अभी, आपका हाथ अभी भी रेज्ड है। By mistake, I think by mistake. ओके, But I just I गाइड। एक मिनट रणदीप जी, ज्योति जी को बोलने दीजिए, एक सेकंड। हाँ, हाँ जी, बोलिए बोलिए। ज्योति जी। uh, I just wanted to check with you. I mean, have you by till now have done any of Rishikesh Mukherjee's movies? I have not, I will do it very soon। Oh, great, great. So then I have I not will missed do it anything. very Okay, soon. okay, okay. You know, Yes, Rishikesh please. Mukherjee is one of Hmm. my most favorite directors. And more so, I have always expressed it that in my life, I really wanted to interview that man. I truly wanted to interview that man. Really, really, even He mine, is, even mine. That's the reason I asked you. he is the only director who has directed Dilip Kumar, Hmm. Raj Kapoor, Devanand, Guru Dutt. He is Yes, the only director. yes, So can you imagine yes. talking to this man about the various actors and then Yeah, coming to know absolutely. about this? It would have been Yes, fantastic. And there is no journalist who has ever done this job. They don't know how true. to ask proper questions. So that is a tragedy. Yes, But and I I got this in my like, mind because because when you started it, you said in 1957, Rishikesh Mukherjee also did the debut of Musafir. What a correct. film! Yes, You know, yes. this concept of The his on film. Musafir. I mean, at Yes, 57, he thought about, having 3 stories put in together in one film. Is too good, too good. yes, yes. Very good. Correct. Very correct. Yeah, thank you so much. Thank you. I Yeah. would love to talk about Satyakam someday.
Let us see Please if do it that. Please happens, do that. because that is one of my super favorites of Rishikesh Mukherjee. And Okay. I don't know. Let us see. I'll see whenever I have the uh, inclination or time to do it. I will do those things. Please, please. I mean, I will look forward to this. These are some what do you call it? Iconic films, Yes, they are which iconic. you True. need an in-depth like person like you who knows about it and all that. Makes a lot of difference. I was telling my friends about the guide, one song this that you gave for 1.5 hour, more than 1.5 hour. I was stunned the way in depth you spoke about that song. I mean, I never looked at the song in that manner at all. You know? Thank you, Jyoti ji. Yes, thank I, you. Thank you I so do. much. I will tell you one thing for everybody. I give a program on somewhere where I am able to contribute something from my own side, because I don't go into gossips. I don't believe in the telling stories that are not Yeah, true. that's what I found. Yes, I, true. I only speak what I know, and I speak about Hmm. facts that have been known to me, and I have spoken to people or talked about it, and that's what I present. तो मैं वही प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, या जो मैं फील करता हूँ किसी फिल्म के बारे में, जैसे आज मैंने Hmm. किया है तुमसा नहीं देखा के बारे में, Hmm. तो मैं Hmm. उस चीज को प्रेजेंट करता हूँ, बिकॉज नहीं, दैट्स बहुत I mean, I was really impressed with the guide this. I mean, one song. Oh, I love guide and I love the songs, and that song is also my favorite and all. But I mean, you spoke about Vijay Anand and Dada Burman and all that, and how the film progressed because of that one particular song. I went and saw that video twice to check what you were talking. I said, I must go and see that. And it's really a progress from that small this to the big stage. And wow, that is fantastic. yes, Really that's how they fantastic. did it. Yes, that's how they have done it. So it's really something that catches your attention and your appreciation, isn't it? Yes, yes, absolutely. That's a Just yes. one more. I mean, just before I go, will you do any films about Guru Dutt Pyasa, I or have have you I have done Pyasa? spoken I have spoken on Mr. and Mrs. 55. I Oh, have you done have one done on that. Mr. That's and one of Mrs. my That favoriteest is film. my super favorite, Mr. and Mrs. 55. Absolutely. I have I the have, poster of it framed in my house. oh wow. Yeah, I'm so in awe of that movie. Yes, I love that film. I will do more of Gurdat films. There is no doubt about it. Please do that. Then I I have will done I will see I your have recordings then. done I have done one on Sahib Bibi Gulam recently. Yeah, that I saw. I was there on that. Yeah. I did That's that one. another goosebump movie that was there. Yes, Goosebumps is the right word. Absolutely goosebump. Yes, you're Absolutely right. That's the goosebump. right word. Yes. That's the It right word. is just too. I mean, you've done Mr. and Mrs. 55. I'll check the recording then. I have done somewhere. Also, remember one thing. On one Yeah. song, I have previously done one on the Bazi song. No, sorry, Jal Which one? song. Jal song, the Hemant Kumar song. Ye raat ye chandni fir kahan sun Oh, ja dil ki wow. daast. Ooh. I have done a whole session on only one song. You can listen to Really? Then that. I must go You and can see this listen. recordings also then. Yes, you can Yes. listen to that recording. That is one of my earlier Please. one. I I will. think my session number 3, 4, or one of those. But I will go and check. I did I that. will. I I'm did that subscribed to on your one. channel now, but I will go and check this out. Yeah, you Hemant can Kumar is listen to it. another favorite of mine. Yes, very favorite, very much favorite It's of like mine. chicken pehle ki ande pehle वैसे the people go on talking whether Hemant Kumar is a singer and Hemant Kumar is a composer. Yes, For me, I both. for me, yes, I both he is too good, but for me, 1% I've given to for his composing. For That's me. okay. I've given 50-50. I love him both ways. I cannot decide between one Sorry. and the other. Oh yeah, नहीं कोई his बात song नहीं. I mean like in Anupama कुछ दिल ने कहा हाँ. हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम दो Yes, दूने चार yes, में. yes. Oh, you Beautiful. can't just forget it. Sahib Bibi or Gulam are all iconic. I'm just talking about Yeah. these movies, which are not quite as iconic as it's. Yes, Just that correct. those songs, he's got those Yes. nature sounds and those songs are just, Yes, they are beautiful. thank you so much, Piyush ji. You gave me so much time to talk to you. Thank you so Thank much. you. Thank you, Jyoti ji. Thank you so much. Yes. हाँ जी. सर Anybody? जी हाँ, हरदीप नौशाद जी के आप. ऊपर भी रह गया, नौशाद के हाँ, ऊपर रह गया सर प्रोग्राम। नहीं किया ना पहले नौशाद पे प्रोग्राम. अच्छा थोड़े दिन पहले ही नौशाद के ऊपर किया था, राग बेस्ड सॉन्ग. आई पिक्ड अप 12 songs on his अच्छा राग ठीक बेस्ड है songs and I spoke about that. फिर कर लूंगा नौशाद पे कभी. हाँ, हरदीप जी आप सर बोल रहे थे कुछ. हाँ जी, हरदीप. ऐसा है कि बड़ी मतलब
एक दुविधा हो जाती है। जैसे आपने बताया कि भाई आर डी बर्मन के साथ उसकी ट्यूनिंग हुई तो 9 फिल्में कर दी, ओपन ईयर के साथ 2 ही की हैं, हाँ? शंकर जयकिशन के साथ एक। तो ये वैरायटी तो हो ही गई ना एक किस्म से, वैरायटी ऑफ फिल्म्स तो हो ही गई, वैरायटी ऑफ म्यूजिक भी हो गया। बट आई स्टिल फील कि भाई ओपी नैयर एंड एस डी बर्मन, दीज आर टू बिग पिलर्स फॉर मोहम्मद रफी साहब, नहीं, आप बिग यू कैनॉट, पिलर्स। नहीं नहीं, यू कैनॉट डिस्काउंट पीपल लाइक रवि और अदर सच पीपल। रवि ने बहुत कंट्रीब्यूशन की है रफी साहब के मैं साथ। तो सिर्फ बिग पिलर, बाकी Even लोगों का Madan भी काम Mohan बहुत and बढ़िया Roshan, even Madan यस Mohan and Roshan. यस यस, अरे बोथ मदन एस एन मोहन त्रिपाठी, रोशन, एस एन एसपीएस त्रिपाठी, खैर, चित्रगुप्त, everyone, यस यस, everyone. चित्रगुप्त, Rafi has contributed to every music director. Even Sri Ramchandra, he had some Yeah, very good श्री songs. रामचंद्र, यस no, we are talking Very good about songs. small Few music songs, but directors. all of them were great songs. यस, Sri एवरी वन ऑफ Ramchandran देम। did the best. Yeah, No, चलो even अच्छा for है, small अब बोले music तो सही। directors, here, see, Ganesh song, the शरारत, tribute, yeah, Yeah, the दिल ने tribute, याद yeah, किया है. एक see, बेवफा से, even for small music directors, he has given the best. yes, he has given the best. Rafi Saab, I Yep. did a program on Rafi Saab's small music directors also. Yes, I true. did yeah. one। Piyush sir, do हाँ a जी, program on Khayyam sir. अच्छा ठीक है, करता हूँ वेरी सून। Yeah, he is an amazing music director, very unsung hero. नो नो, आई विल फिर डू सुबह सून, होगी, आई विल डू। फिर सुबह होगी। आई डिड समथिंग ऑन फिर सुबह के, कुछ गाने किए थे एक बार, पर फिर जी करूंगा, जी मैं करूंगा, फिर सुबह होगी पे बात करूंगा जो। जी। चलिए फिर अगली बार मिलेंगे, ठीक है। Okay. अगली बार आई विल बी स्टिल इन दिल्ली व्हेन वी हैव द नेक्स्ट प्रोग्राम, एंड विल डू द प्रोग्राम, और उसके बाद मैं वापस टोरंटो में होऊंगा। तो मैं प्रोग्राम आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा सबको। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। विल मीट नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।